चॅप्टर 11 रिसिवेबल्स. आता रिसिवेबल्स मध्ये इथे यांनी दोन असे बायफर्केशन्स केलेले आहेत, इरिकव्हरेबल डेट्स आणि अलावन्सेस फॉर रिसिवेबल्स. सो कधी पण रिसिवेबल्स काय येतात, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिवेबल्स कम इन टू प्ले वेन वी सेल समथिंग टू अवर पर्सन, राईट? म्हणजे बायरला I can't see आपण, your screen. हा हा ठीक आहे ठीक आहे, मी ते क्लोज केली आहे, फक्त आधी कॉन्सेप्ट सांगतोय. So first of all, why we sell? Sorry, why we sell? Why do receivables come into picture? They come because first of all we sell something to the buyer. ठीक है. So we have a buyer. We sell something to him. Now if we sell it to him on a credit basis, म्हणजे basically अगर अब अपने उसको उधारी पे सामान बेचा, अगर उधारी पे बेचा है, so that उधारी is known as credit, right? So that person whenever he will pay us back, तब तक it will be shown in our क्या बोलते हैं, receivables. And once that person pays us back, the entry would be receivables account credit डेबिट कैश, बिकॉज कैश अंदर आया, ऐसा. ठीक है ना? Now, see cash and credit sales. So what happens during cash and credit sales? If the person is selling it to us cash, not cash म्हणजे not in hand cash, म्हणजे not असं ते note, not like notes, but if that person is paying us bank to bank transaction also, but on the spot payment हो रहा है, अगर on the spot payment हो रहा है, so it is cash account, cash and bank account debit to sales. अब सेल्स कहाँ दिखता है? सेल्स दिखता है पीएनएल के क्रेडिट साइड पे. ठीक है ना? Now, now it comes down to credit sales. Credit sales म्हणजे उधारीवरती सामान बेचना. ठीक है ना? उधारीवरती बेचते, जब जब अपन बेचते हैं, तो रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रेवेन्यू. सी अगेन, as I told you, see this, read this. This is exactly what I just told you. Okay. रिसीवेबल्स दिख गया डेबिट में, सेल्स अपन ने बुक कर दिया बिकॉज एक्रूअल बेसिस पे बुक कर दिया. अभी जब भी अपने को पैसा अंदर आएगा, वी विल से कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल्स, बिकॉज टू रिसीवेबल्स से क्या होता है, बेसिकली रिसीवेबल्स को क्रेडिट में दिखा के क्या हो जाता है, जो डेबिट में उधारी दिख रही है वो कम हो जाती है. इट्स एज गुड एज दैट. नाउ पीपल समटाइम्स मेक प्रोविजंस ऑल्सो फॉर इट. सो वी विल, आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट दिस. ठीक है, I'll only read. So the majority of businesses will sell to their customers on credit and state a defined time within which they must pay a credit period. So basically there is a thing called as credit period in every company, and in every company उधारी पे ही चलता है काम. Like if I give you, like for example, the hey, book I gave you, Silent Patient. Let's suppose it is on credit basis for like 2 months, 3 months. If so, as you are expected to give it back to me after 2 to 3 months, whatever our credit period will be. Now if you don't pay me back after 3 months or 2 months, I'll start calling you कि अरे पे कि अरे give it back to me, give my money back and all that stuff. If you still don't respond well, then I will come to your office and then ask for the money. If you're still not responding, then maybe file a lawsuit, or maybe give this to the factoring company. You know what factoring is? Sorry, I didn't hear you. Factoring मतलब पता है क्या होता है? The one who benefits from the money received. नो. सो बेसिकली फैक्टरिंग कंपनी, आई डोंट नो इसमें आगे कवर्ड है कि नहीं है, बट आई स्टिल एक्सप्लेन इट टू यू. बेसिकली तूने मेरे से सामान उधार पे लिया था. नाउ यू हैव टू पे मी बैक, बट यू आर नॉट लाइक रिस्पॉन्डिंग वेल, और आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट इट फ्रॉम यू, और मेरा बहुत ज्यादा वो टाइम जा रहा है इस सब में कि पैसे वापस मंगाने में. सो आई विल टेल समवन एल्स. सो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज फैक्टरिंग कंपनी. तो मैं आउटसोर्स करूंगा एक फैक्टरिंग कंपनी को कि इससे पैसा ले और मतलब मुझे दे दे माल, ऐसा. एंड 80-20 का रेशियो चलेगा फिर कि लाइक आई विल पे यू योर सम ऑफ मनी, ऐसा. कि फॉर बिकॉज यू टुक द रिस्क, सो आई विल पे यू योर सम ऑफ द मनी. लेकिन अभी फॉर एफ ए इन सिंपल टर्म्स, इफ आई हैव टू पुट इट,
लेट्स से तूने 3 लाख का माल मेरे से उधार पे लिया है, वंस मैं फैक्टर कंपनी को दे दूंगा कि इससे पैसा वापस ले लेना, 2,40,000 आई विल गेट, 60,000 यू विल कीप एज योर फीस। ऐसा सिंपल मतलब बता रहा हूँ, इतना सिंपल नहीं होता बट स्टिल। अभी प्रोविजन फॉर क्रेडिट फैसिलिटी, अभी प्रोविजन क्या क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ बिजनेसेस विल सेल टू देयर कस्टमर्स ऑन क्रेडिट एंड स्टेट अ डिफाइंड टाइम, ये हो गया। फिर बेनिफिट्स, a business may be able to enter into new markets, there is a possibility of increased sales, customer loyalty may be encouraged, customer को लगा कि अरे this person trust me a lot, सेकेंडली मैं जब इससे मांगता हूँ ये मुझे क्रेडिट पे देता है, सो आई कैन पे हिम आफ्टर 2 मंथ्स व्हेन आई हैव। तो तेरे अभी के लिए ना सेल्स मतलब तेरा जो टर्नओवर है ना वो तेरी कंपनी का मतलब ज्यादा दिखेगा ऐसा। देन कॉस्ट, अभी इसमें कॉस्ट क्या होता है, एक सबसे बड़ा रिस्क, कॉस्ट इज मतलब एज गुड एज रिस्क, कि इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है, कि एक तो कस्टमर विल बी अ बैड डेट, कि वो नहीं पे करेगा ऐसा, वो सबसे बड़ा रिस्क है। अभी और क्या है वो देखते हैं। कैन बी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट सिंस बिजनेस इज एक्सेप्टिंग पेमेंट लेटर, बेसिकली ये सेम पैसा जो मैं तेरे को क्रेडिट पे दे रहा हूँ, एज गुड एज इट इज एज गुड एज पैसा होने ना, कि मतलब जो पैसा मुझे अभी के अभी मिलना चाहिए था वो मैं तेरे को क्रेडिट पे बेच के 2 महीने बाद ले रहा हूँ। तो लेकिन अगर मुझे अभी के अभी मिलता तो मैं पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता था, एंड आई वुड हैव अर्नड मोर रिटर्न्स ऑन इट, बट नाउ मुझे सेम पैसा मिल रहा है लेकिन 2 महीने बाद मिल रहा है ऐसा। नाउ कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस में डिटीरियोरेट, अगेन सेम थिंग, कि अभी कैश नहीं मिल रहा है 2 महीने बाद में, तो इसलिए कैश फ्लो डिटीरियोरेट होगा, दैट्स इट। Age receivables, again I think this will be mostly the same thing. Age receivable analysis, when credit facilities are offered it is normal for a business to maintain an age receivable analysis, तो कई कंपनीज ना एज रिसीवेबल एनालिसिस करते हैं, एंड दिस एज रिसीवेबल एनालिसिस इन इज इन सिंपल टर्म ना ऐसे दिखता है, मैं ऐसे बताता हूँ। तो ये टेबल हम लोग को एक बार ऑडिट के स्टडी टेक्स्ट में था, मैं ना वैसे बताता हूँ। तो लेट से ऐसे रहिएगा, नेम ठीक है, नेम, अमाउंट, एंड देन यहाँ पे होगा पीरियड। पीरियड में काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, और पीरियड को इतने में wrap टेक्स्ट कर देता हूँ, मर्ज सेंटर कर देता हूँ, हाँ ठीक है ना। तो ऐसा दिखेगा, पीरियड होगा 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 180 डेज, एंड देन बैड डेट या इरिकवरेबल ऐसा लिख देता हूँ। इतना नहीं होता है, मोस्टली 90 डेज तक ही रहता है, बट स्टिल सम कंपनीज अगर इफ दे कीप 120, तो ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। नाउ नेम, लेट्स से तन्वी, देन साहिल, देन सहर, देन मुस्तफा, और कौन, हितेश, ठीक है ना। नाउ लेट्स से 20,000, 2,000, 15,000, मैं छोटे छोटे अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है ना। नाउ वेयर डू वी स्टैंड, ऐसा रहता है। सो लेट्स से तन्वी स्टैंड्स एट 90 डेज का क्रेडिट, विच इज प्रीटी बैड। आई स्टैंड एट 60, Say stands at 30, Mustafa stands at 120, and Hitesh again stands at 90. So now, and now there is a thing called as range. Now this range can be a red range, ऐसा बोल देते हैं इसको. So this is how a age receivable analysis usually looks like. ऐसे दिखता है कि देख तन्वी का 2,000 बाकी है क्रेडिट पे, और उसको 90 डेज हो गए हैं। साहिल का 15,000 बाकी है लेकिन उसको खाली 60 डेज हुए हैं, विच इज ठीक है, ठीक है। साहिल इज स्टिल गुड कस्टमर, साहिल इज स्टिल गुड कस्टमर, लेकिन ये जो तीन है ये धीरे धीरे इरिकवरेबल के एस्पेक्ट पे जा रहे हैं, तो इनको इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इनसे जल्दी से जल्दी माल लेके आना चाहिए। देन देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज ग्रीन कस्टमर, विच इज लाइक कि लेट से तूने मेरे साथ 3 साल डील की है, नहीं सॉरी, कंपनी, हाँ कंपनी ने तेरे साथ लेट से 5 साल डील किया, मेरे साथ 2 साल डील किए, तेरे साथ 10 साल डील किया, इसके साथ 9 साल, इसके साथ 1 ही साल डील किया है, ठीक है। एक इसको actually ना 3 साल लिख देता हूँ मैं। तो सी, नाउ यू एंड सहर हैव आर लाइक ग्रीन कस्टमर्स, कि भाई तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा डीलिंग की है, कि तुम लोग दो 10 और 5 साल से हो, विच इज लाइक यू हैव सम कनेक्शन विद द कंपनी की चलता है। अब मैं सिर्फ 2 साल से हूँ, और मैं 60 डेज पे खेल रहा हूँ,
इट्स फाइन, इट्स नॉट दैट बैड, इट्स ओके। मुस्तफा सिर्फ 3 साल डील किया और वो 120 डेज तक गया है, विच इज प्रेटी बैड। हितेश अगेन सेम थिंग, 90 डेज तक गया है, अ लिटिल रिस्की। ठीक है ना, समझा? यहाँ तक समझा? Yeah. ओके, नाउ जस्ट रीड दिस लाउडली। Analysis is usually a list, order by name, showing how much each customer owes and how old their debts are. हम्म, पूरा पूरा ये तीनों पॉइंट मतलब। Control function of a business uses the analysis to keep track of outstanding debts and follow up any that are overdue. Timely collection and debts improves cash flows and reduces the risk of them becoming irrecoverable. आई डोंट थिंक मुझे फर्स्ट और थर्ड पॉइंट बताने की जरूरत है। अगेन ये जो काम है ना, ये जो मैंने अभी बताया ना, ये काम होता है क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन का। सो क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन मतलब उधारी को कंट्रोल करने वाला एक एक मतलब एक सेपरेट वो डिपार्टमेंट रहता है कंपनी में, हमने कितने कस्टमर्स को उधार दिया है और कितने कस्टमर से अभी पैसा लेके आना चालू। अभी जैसे माय डैड ऑल्सो ना, समटाइम्स वी आर इन द कार ना, सो वो मतलब उनको पूछते रहते हैं लोग कि अरे मतलब इनको माल भेजना है नहीं भेजना। तो अगर किसी के पास 3 महीने से माल अटका पड़ा है, लाइक फॉर, हाँ, ये भी एक रहता है कि तेरे पास 3 महीने से माल अटका पड़ा है, ठीक है ना, लाइक पैसा पैसा सॉरी 3 महीने से पैसा अटका पड़ा है। फॉर थ्री Yeah. मंथ्स यू हैव नॉट पेड मी येट, बट यू हैव वर्क विथ मी फॉर 5 और 8 years। ठीक है, मैं तेरे को जानता हूँ और उसके बाद भी तू मेरे से मंगाती है कि यार मतलब कंपनी मेरे को थोड़ा और माल चाहिए, मैं तेरे को पे बाद में करती हूँ। विच इज स्टिल ओके, कंपनी विल बी लाइक ठीक है, यू हैव बीन विद अस फॉर लाइक सो मेनी इयर्स, इट्स फाइन। लाइक वी वी लाइक ट्रस्ट यू ऑन दैट बेसिस, ऐसा। सो अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक और मतलब वो रेड किया हुआ है, बट दिस थिंग ग्रेजुअली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लाइक रेड देन डार्क रेड देन मोर डार्कर, मतलब बेसिकली रिस्कियर बनते जाता है एज एज द डेज Right. प्रोलॉन्ग। ठीक है ना, ये भी मैं आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते इसको, हो गया। Credit limits, it is also normal for a business to set a credit limit for each customer. This is the maximum amount of credit that business is willing to provide. The use of credit limits may reduce the risk to business of irrecoverable debts by limiting the amount sold on credit, help build up the trust of new customers, be part of the credit control strategy of a business. So हाँ, ये भी बात शायद मैंने बताई नहीं थी। So there is a thing called as कस्टम क्रेडिट लिमिट, ठीक है ना, क्रेडिट लिमिट एंड लेट्स से पीरियड ऑफ डीलिंग, इसको ऐसे नाम दे देता हूं मैं। ये एक्चुअल टर्मिनोलॉजीज नहीं है ये दोनों, लेकिन बस मैंने दिया है भी समझाने के लिए। क्रेडिट लिमिट लेट्स से तेरा है 5,000 का और तूने अब तक 2,000 लिए मुझसे, ठीक है चलेगा। मेरा है सिर्फ 10,000 का, लेकिन मेरे को 15,000 दिए, तो मतलब कंपनी ने बहुत गलत काम किया है। कंपनी ने 5,000 ज्यादा दे दिया मुझे, जो मुझे नहीं देना चाहिए था। सैर का 20,000 है, मुस्तफा का 6,000 है, और इस बंदे का 5,000 है। तो तुम चारों के लिए ठीक है कि तुम चारों को कंपनी, अभी अगर यू गो टू द कंपनी एज कि मुझे नहीं, मुझे और 10,000 चाहिए, तो कंपनी बोलेगी नहीं, योर क्रेडिट वी कैन मैक्सिमम ओनली गिव यू मोर 3,000 का माल, बिकॉज तुम हमारे उतने भी अच्छे कस्टमर नहीं हो अभी, ऐसा। ठीक है ना, अभी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए 5,000 लिया हुआ है, कितना भी हो सकता है क्रेडिट लिमिट, ठीक है ना। अगेन सेम, इसके बेनिफिट्स तो सेम ही रहेंगे। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इररिकवरेबल बिजनेस, हेल्प बिल्ड कस्टमर एंड बी पार्ट ऑफ द कंट्रोल स्ट्रेटेजी, क्रेडिट कंट्रोल स्ट्रेटेजी ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। फिर आता है इररिकवरेबल डेट एंड अलाउंसेस। The accruals concept dictates that when a sale is made, it is recognized in the अभी तू यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब सेल होगा उसको बुक्स में दिखाना है, जो हम दिखाते हैं। एक्रूअल मतलब कि जो इनकर होने वाला है उसको भी दिखा दो, रियल मतलब जो हो गया है सिर्फ उसी को दिखाओ। लेकिन हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं कि जो हमें पैसा मिलने वाला है, सॉरी जो हमारे सेल्स हुए हैं उनको भी हम एज अ सेल्स दिखा देते हैं। लाइक पैसे भले ही अब तक मिले नहीं है, लेकिन सेल किया है ना, तो सेल दिखा दो, ऐसा। आ, वो वो आई थिंक मैंने पहले ऐसा बोला था कि सेल्स हुआ नहीं है फिर भी दिखा दो, वो नहीं, पैसे मिले नहीं है लेकिन सेल्स दिखा दो, वो बराबर है सेंटेंस।
रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट द कैश हैज बीन रिसीव्ड, सी सेम थिंग। ठीक है ना, ये दो सेंटेंस सेम है जो मैंने अभी बोला। Occasionally, customers either refuse to pay or cannot settle their outstanding debts. Not only does this lead to a loss of cash income for a business, it also means that it may have an asset in its statement of financial position that it is unlikely to be able to collect. अच्छा, इसका तेरे को मीनिंग समझा क्या? चार चार सेंटेंस जो ये मतलब है, बता। Don't ask me to explain. अरे, जस्ट जस्ट व्हाट डू यू थिंक दिस एसेट इज, जस्ट एक्सप्लेन ना, मतलब तुझे क्या लगता है ये चार सेंटेंस में क्या है ऐसा? just go through it, read it loudly and बता। Occasionally customers either refuse to pay or cannot settle the outstanding debts. Not only does this lead to loss of cash or income for business, it is. Okay, so basically, occasionally customers refuse to pay because they cannot like settle their outstanding debts to us. बराबर, but what is that But it's asset all in our financial position? sorry. देख ना, उन्होंने बोला है not only does this lead to a loss of cash income for the business, it also means that it may have an asset in the financial position that it is unlikely able to collect. So what is that asset? Terrible debts. Receivables. Yeah. Okay. फाइनेंशियल पोजीशन में मतलब, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट में, तो जो इट इज रिसीवेबल्स। अभी इफ इट इज हाईली अनलाइकली दैट द अमाउंट ओन्ड बाय द कस्टमर विल बी रिसीव्ड, ये देख, अगर हमें बहुत ही कम चांसेस है पैसे वापस मिलने के, तो हमें उसको एज इरिकवरेबल डेट मतलब बैड डेट की तरह दिखाना है। ठीक है, इरिकवरेबल डेट्स आर रिटन ऑफ बाय रिमूविंग देम फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स कंप्लीटली। दिस कोर्स ऑफ एक्शन would be necessary if a customer was in formal liquidation proceedings. एक मिनट, हाँ, तू लैपटॉप से ज्वाइन करिए क्या? म्यूट करती है? Yeah. ओके ओके ओके, कूल। Irrecoverable debts are written off by removing them from the ledger accounts completely. This course of action would be necessary if the customer was in formal liquidation proceedings and it was known that the outstanding debt will not be recovered. Okay? अभी आगे, if there is concern over whether a customer will pay but there is still hope that the amount or at least some of it can be recovered and allowance is created, मतलब अगर कोई भी होप्स नहीं है तो उसको बैड डेट से उसको इरिकवरेबल डेट दिखा दो, लेकिन अगर कुछ होप है तो उसको एज अलाउंस दिखा दो। ठीक है, unlikely and irrecoverable debt, these items are left in the receivables ledger, but as separate and opposite account, receivables are debits, the allowance is credit, is set up that temporarily offsets the asset. If the balance is eventually paid and the allowance can be easily removed, this course of action would be necessary if a customer was having cash flow difficulties but still considered they would be able to pay if given a little more time. बेसिकली बैलेंस इवेंचुअली पेड इन द अलाउंस, मतलब अलाउंस वापस पे हो जाएगा, क्योंकि पहले कस्टमर को लग रहा था कि उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो हमने उसको आज बैड डेट दिखाया था, लेकिन जब हमने उसको अलाउंस इसलिए दिखाया क्योंकि फिर भी कुछ होप थी पैसा मिलने की, और जब कस्टमर के पास थोड़ा सा पैसा आ गया आफ्टर द पीरियड ऑफ कैश फ्लो डिफिकल्टीज, तो हमने उस अलाउंस को निकाल दिया, कैश अकाउंट डेबिट अलाउंस अकाउंट क्रेडिट ऐसा। ठीक है, नाउ अकाउंटिंग फॉर इरिकवरेबल डेट्स, हाँ ये देख, अभी इरिकवरेबल डेट को शो कैसे करना है। अभी इरिकवरेबल डेट वी कैन क्लेम इन द प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली लेट से कि तूने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तो पढ़ा रहेगा ना, तो उसमें पता है वहां पे हम P&L में हमेशा एक बैड डेट्स करके लिखते थे। Yeah. नाउ इन इंडियन अकाउंट्स वी हैड सम फॉर्मूला, आउटस्टैंडिंग प्लस प्लस रिसीव्ड माइनस ऐसा 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 करके उसको एक बहुत ही फालतू फॉर्मूला था और वो हम वहां पे लिखते थे। यहाँ पे कैसा है, इन्होंने बोला है इरिकवरेबल डेट विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अनकलेक्टेबल when such debts is prudent to remove from their accounts with charge
एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस, इसको डायरेक्टली एक्सपेंस की तरह बता दो। सो व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री? क्रेडिट करोगे रिसीवेबल्स को, क्योंकि वहां से अपने को हटाने का है। अपने पहले डेबिट में रिसीवेबल्स दिख रहा था ना फाइनेंशियल पोजीशन के, तो अभी हमको क्रेडिट करके के एसेट से निकालना है और उस चीज को खाली पीएनएल में शिफ्ट करना है। इट इज एज गुड एज यू आर ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। सो डेबिट पीएनएल टू टू रिसीवेबल्स, ऐसा। ठीक है। अभी ये TYU1, Araf and Company has total accounts receivable at the end of its accounting period of 45,000. Of these items, it is discovered that one MRX who owes $790 has been declared bankrupt, and another who gave the name of MJO has disappeared owing Araf Company 1240. बराबर है। Calculate the effect in the financial statements of writing off these debts as irrecoverable. अभी तू क्या करेगी? इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? So first, like we need to uh टेक योर टाइम। like put irregular एक second. टेक योर टाइम। अरे तू, तेरे वो टेक्स्ट बुक में भी देख लेना चाहिए तो। नॉट द Yeah. सोल्यूशन, नॉट द सोल्यूशन, जस्ट द concept about. Right. So don't we have to like make ledger for this? You can, yes, you can make ledger for this. It will be much better if you make the ledger. अब मैं तो खाली अकाउंटिंग एंट्री बता रहा हूँ तेरे को, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तेरे से, अगर तू अकाउंटिंग एंट्री बता देगी तो भी बहुत है। Okay. Okay. Arif and Co has total accounts receivable at the end of accounting period of this. Okay. So basically receivables were $45,000, but we are not like MRX who owes us 750 has gone bankrupt. Another one has disappeared owning 1,140. So basically it's irrecoverable debts 790 plus 1240, and then we हम्म। have like the credit receivables, हम्म। like the addition of the two numbers. तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी वो बता। Isn't that what I just told you right now? Debit अकाउंटिंग and एंट्री, यू जस्ट टोल्ड मी वो कहाँ जाएगा, ये वो अकाउंटिंग एंट्री पूछ रहा हूँ मैं। oh, I'm not sure. अकाउंटिंग एंट्री, रिकवरेबल अकाउंट, ये रिकवरेबल डेट लिख देता हूँ ना, ये रिकवरेबल डेट अकाउंट, Yeah, to क्रेडिट, credit no, डेबिट credit receivables no. एंड देन यस रिसीवेबल्स, क्रेडिट। तो अभी तेरे लेजर में क्या दिखेगा? 45,000 माइनस 790 -1240। अब वो कितना था वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ये देख, तो सी व्हाट दे हैव डन इज, उन्होंने मतलब लेजर के फॉर्म में बताया कि अभी तेरे वो रिसीवेबल का बैलेंस कितना दिखेगा। सो 45,000 -790 -1240, विच इज 42,970। ठीक है ना, वो तेरा दिख गया। अभी इरिकवरेबल डेट में उन्होंने वापस एक बार खाली लेजर फॉर्म में बताया। सो आई थिंक इन एफए तुम लोग को खाली मतलब वो लेजर फॉर्म में तुम लोग को एक्सप्लेन करना है मे बी। बट एफए में तो, हमारे एसीसी में तो एमसीक्यूज आते हैं। You have it for your college exam, so I don't know how they will give you. If they ask you No, ledger, no, तो no. I ledger बता still have देना। MCQs. Like, हाँ। uh, basically, I think that going to like take it abhi behind the chapters too. हाँ तो Like, मच in बेटर the ना। end. हाँ तो Yeah, मच like in बेटर the ना, end. हो जाएगा। Yeah. तो अभी तेरा पीएनएल में मतलब तेरे तेरे मतलब वो डेबिट साइड में 2030 दिखेगा। अभी ये इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस 2030 की वजह से तेरा तेरा प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा करके तेरा टैक्स भी कम पे होगा, ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है ना।
अभी अकाउंटिंग फॉर इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड, अभी अकाउंटिंग फॉर इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड की कैसे करते हैं? देर इज पॉसिबल सिचुएशन वेयर द डेट, एक मिनट, देर इज अ पॉसिबल सिचुएशन, ओके वी हैव 2 मिनट्स, ठीक है ठीक है, सही है। तो अकाउंटिंग फॉर इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड, अब या सिच्युएशन मध्ये काय होतं, जे तुझे म्हणजे सॉरी हिंदी मध्ये, जो तेरे इरिकवरेबल डेट्स होते हैं उनको तेरे को रिकवर करना रहता है, या जो तेरे गलती रिकवर हो जाते हैं आफ्टर द कस्टमर हैज पेड यू. सो there is a possible situation where a debt is written off as irrecoverable in one accounting period. Perhaps because the customer was declared bankrupt वगैरह वगैरह blah blah blah. But due to ड्यू इज देन अनएक्सपेक्टेडली रिसीव्ड, ड्यू मतलब जो उधारी पे है, जो उधार पे है वो अनएक्सपेक्टेडली रिसीव हो जाता है इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. तो उस टाइम पे अपनी एंट्री क्या है, व्हेन डेट इज रिटर्न ऑफ, ये देख, व्हेन डेट इज रिटर्न ऑफ, अपन ने ये ट्रांजैक्शन लिखा था, बराबर है. Yeah. एंड व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, द नॉर्मल डबल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू ये रिसीवेबल्स. मेक सेंस? See, when a customer pays us back, our entry is cash account debit to receivables. When we are declaring it bankrupt or या मतलब irrecoverable, our entry is irrecoverable account debit to receivables. अभी Right. because you आणि shown ज्याची irrecoverable account debits credit recover irrecoverable, sorry, sorry, because you showed irrecoverable debts as an expense in the P&L, तेरा प्रॉफिट उस साल में कम हो गया. अब तेरे को नेक्स्ट ईयर ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज अब तेरे को पैसा मिल गया ना, तो तूने पिछले साल फालतू में क्लेम किया था एज एन एक्सपेंस वो तो. सो नाउ यू हैव टू ब्रिंग दैट एज एन इनकम टू योर P&L फर्स्ट. इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट. और कैश को तो तेरे को डेबिट करना ही है, बिकॉज वो पैसा तेरे को मिल रहा है अंदर, ऐसा. ठीक है. सो ये तेरी अकाउंटिंग एंट्री बन जाती है. कुछ कुछ डाउट है क्या इसमें? तो अभी पूछ, बिंदास. No, it's fine. नहीं, ओके कूल. एशर had received 3655 at the 31st of December 17. At that date a debt of 699 from Lex has written off. During the year to 31st of December 18, Asher made credit sales of 17,832 and received cash from customers totaling 16,936. Okay. Asher also received 699 from Lex that had previously been written off in 17. What is the final balance on the receivables account on 31st of December 17 and 18? ठीक है. अभी देख, तेरे रिसीवेबल्स 31st of December 17 को 3655 के दिख रहे थे. एट दैट डेट अ डेट ऑफ 699 फ्रॉम लेक्स वॉज रिटर्न ऑफ. तो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ देयर इंग्लिश ट्रांस मतलब फॉर्मेशन, कि ये 699 ऑलरेडी 3655 में से माइनस किया हुआ होगा, है ना. Uh, Um, um, no. अच्छा, नहीं तेरे को नहीं लग रहा. हाँ, So इनकी इंग्लिश. basically, Usher made credit sales of 17,832. So वो add हो जाएंगे receivables में, and customers totaling and received cash from customers totaling 16,936. So feel like we minus that from like 3655 minus 699 कितना होता है? Let me get my calculator. 2956 इन्होंने खुद ने दिया हुआ है यहाँ पे. 2956 होता है. सो यू थिंक ए या बी में से कुछ तो होगा. हम्म. So 2956 plus 17,832
minus 16936. So that's 3852. एक मिनट ना, -699 तो तुझे मिलता है, कितना मिलता है? 3852. ओके, ओके, वेट अ सेकेंड। अभी ये हमको हो गए हैं रिसीव, बराबर है। नाउ दैट वी हैव रिसीव्ड इट, नो बट इफ यू सी what is your receivable balance, that 699 is not even affecting your receivables at the end of the day. So 3852, हाँ बराबर 3852 मिला ना? Yeah. ओके ओके ओके। सी इफ दे हैव गिवन इट एज 3655 ना, कि रिसीवेबल 3655 आफ्टर माइनसिंग 699 ओनली, तो आंसर सी होगा, वरना तो आंसर ए होना चाहिए, ए या सी में से कुछ तो होगा। लेट्स से वी आर गोइंग विथ ए, आंसर इज ए। नाइस। तो ये अपने को बाद में माइनस करना था 699। नाइस, ठीक है, चलो। नाउ वी कैन मूव अहेड। अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, there may be some debts included in accounts where there is some cause for concern but which are not yet definitely irrecoverable. It is prudent to recognize possible expense of not collecting the debt in the statement of profit or loss, but the receivable must remain in the accounts in case customer does in fact settle the amount outstanding. हाँ ये ठीक है, ये बेसिक ही है। Allowance is a setup which is credit balance. It is netted off against the trade receivables in the statement of financial position. This is basic. Basic accounting for allowance for receivables. अभी इन्होंने बोला है allowance को कैसे करेंगे अपन, मतलब दिखाएंगे। So they have said an allowance for receivables is set up with the following journal. एक तो डेबिट करेंगे एक एक्सपेंस को, क्रेडिट करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। कि हम लोग पहले रिसीवेबल्स में से माइनस करते थे, नाउ वी आर जस्ट शोइंग इट एज द क्रेडिट बैलेंस, कि हमने खाली हम बस खाली उसके लिए अलाउंस बना रहे हैं, जो हमारे क्रेडिट साइड में आएगा बैलेंस बैलेंस शीट के। बस दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। इफ देयर इज ऑलरेडी एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स इन द अकाउंट्स, ओपनिंग अलाउंस ओनली द मूवमेंट इन द चार्ज, मतलब ये खाली एड अप हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्लोजिंग अलाउंस लेस ओपनिंग अलाउंस। आगे, as the allowance can increase or decrease, there may be debit or credit in the irrecoverable debts. मतलब as the allowance, मतलब if you see, अगर तेरे irrecoverable debts recover हो रहे हैं, तो they will not only impact the P&L debit side but they will also impact the credit side का allowance, बराबर है, because obviously double effect जाएगा ना, ऐसा। बस वही उन्होंने बोला है। When calculating and accounting for a movement in the allowance for receivable, the following steps should be taken. ये देख, रिटर्न राइट ऑफ इरिकवरेबल डेट्स हम हमेशा यही करते थे। कैलकुलेट द रिसीवेबल्स बैलेंस एज एडजस्टेड फॉर द राइट ऑफ, हम लोग डेट मतलब रिसीवेबल को माइनस दिखाएंगे। एसेट इन द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, हम लोग एसेट करेंगे कि हमें कितने का अलाउंस शो करना है, कंपेयर टू द ब्रॉट फॉरवर्ड अलाउंस। कंपेयर करेंगे इरिकवरेबल डेट और ब्रॉड फॉरवर्ड अलाउंस को कि सेम अमाउंट है कि नहीं है। अकाउंट फॉर चेंज इन अलाउंस टू डू डिटरमाइन द एक्सपेंस और क्रेडिट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अकाउंट फॉर द चेंज इन अलाउंस, मतलब चेंज इन वन, मतलब चेंज इन ईदर अलाउंस और द इरिकवरेबल डेट विल हैव इम्पैक्ट ऑन ईदर ऑफ द टू। लाइक अगर मैंने इरिकवरेबल डेट में कम दिखा दिया अमाउंट, तो मुझे अलाउंस को भी क्लोज ऑफ करना पड़ेगा, है ना, वैसा। अलाउंस में उतना कम कर सकता हूँ अभी। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिडक्ट द क्लोजिंग अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स फ्रॉम द रिसीवेबल बैलेंस। बस इतना ही चीज दिया गया, ये सारे स्टेप्स है, आई डोंट थिंक ये पूछेंगे, ठीक है ना। यस चलो, अभी आगे ये इन्होंने इलेस्ट्रेशन दिया हुआ है।
Calculate the allowance for receivables and the irrecoverable debt expense as well as closing balances of the receivables for each of the years 1, 2 and 3. तो ये इन्होंने ऐसा सम दिया हुआ है. हाउ लॉन्ग इज दिस? ओके, दिस इज ह्यूज. इसमें 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 बहुत टाइम जाएगा और ये एमसीक्यूज में आई डोंट थिंक इतना बड़ा पूछेंगे. सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन वेन एवर यू फील लाइक. अभी के लिए TYU 3 करते हैं एंड फिनिश इट ऑफ. Cobby had opening balances at 1st of January 16 on the trade receivables account and allowance for receivable account of 68,000 and 3,400 respectively. During the year to 31st of December 16, Cobby made credit sales of 3,54,000 and collected cash from receivables of 3,40,000. At 31st of December 16, Cobby reviewed the receivables listing and acknowledged that it is unlikely to receive debts totaling to 2,000. These are to be written off as irrecoverable. In addition, at the date, Cobby estimated that amounts totaling 4,000 were overdue and that an allowance for receivables was required to cover these amounts. ठीक है. तो अभी उन्होंने पूछा है व्हाट अमाउंट इज टू चार्ज द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस. अभी इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस में कौन सा अमाउंट चार्ज होगा? व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू कितना चार्ज होना चाहिए? 1 मिनट. आराम से, टेक योर टाइम. इतना ज्यादा टाइम भी मत ले. Well, no, why? Like, I got an answer, but then I checked Peach, and then I was like, okay, wow, that's not matching. इज दैट 2006? देख, या तो तेरे दो आंसर्स ही होने चाहिए मेरे हिसाब से. सी या डी में से Yeah, कोई एक होना चाहिए, है ना? yeah, ठीक है. नाउ देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 तेरा बेसिक तो आएगा ही आएगा, बराबर है. yeah, अब सेकंड है कि ये जो 4,000 है, ये जो ओवर ड्यू है. तो अभी दे हैव यूज्ड द टर्म ओवर ड्यू. तो व्हाट आई फील ओवर ड्यू शुड बी कि हमारे इतने सालों का ड्यू है, ऐसा. दैट शुड बी, दैट इज द आइडियल मीनिंग ऑफ ओवर ड्यू. बट इफ दे आर सेइंग कि खाली इस साल का ओवर ड्यू है, तो आंसर विल बी 6,000. लेकिन आई फील इट इज ओवर ड्यू, तो ये बहुत सारे सालों का ओवर ड्यू होगा. तो 2,000 तेरा बेसिक तो आ गया. एंड तेरा ओपनिंग ईयर का बैलेंस देख कितना था. ओपनिंग ईयर में 1st of January 16 को योर ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अलाउंस वाज 3,400 एंड नाउ इट इज ओवर ड्यू. ईयर एंड पे तेरे को पता चला कि तेरा ईयर एंड पे ओवर ड्यू मतलब सालों का बैलेंस है 4,000. तो यानी कि अगर तेरे को तेरे ईयर एंड पे पता चला कि तेरा ओवर ड्यू यानी कि पिछले सालों का बैलेंस है 4,000 और तेरे को ईयर बिगिनिंग पे लगा था कि तेरे पिछले सालों का बैलेंस है 3,400, तो यानी कि 600 और तेरा ड्यू हो गया है. तो इट शुड बी 2,600 इफ दे आर अकॉर्डिंग टू दैट. तो सी आंसर है 2,600. थांब परत बोल काय बोललास तू? एक्सप्लेन करता हूँ. सो सी, ऑन द ईयर बिगिनिंग, अरे ऐसा खराब लगेगा, रुक जा. On the year beginning, which is 1st of January 16, let's say, you thought कि तेरा balance overdue. Basically, what is overdue?
ड्यू मतलब है कि इस साल ड्यू है, पेंडिंग तेरा मेरे पे पैसा, ड्यू। ओवर ड्यू मतलब बहुत सारे सालों का पैसा ड्यू है, दैट इज ओवर ड्यू। ड्यू मतलब फॉर 12 मंथ्स, ओवर ड्यू मतलब मोर देन 12 मंथ्स का पैसा ड्यू उधार पे है। अभी 1 जनवरी Yeah. 16 पे तेरा अलाउंसेस का दे देंगे, देख तेरे को बताता हूँ। तेरे पास यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स थे। एक था तेरा ट्रेड, या मैं कुछ मार्क क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स जो था 68,000, एंड सेकेंड था तेरा allowance for receivables account which was 3,400. Now, what was allowance? Allowance was something that we used to write on the credit side, which which had a double transaction, or which had a recurring entry, recurring भी नहीं बोल सकता, क्या बोल सकता हूँ मैं, डबल इफेक्ट, हाँ, which had a double effect on the recoverable expense on the P&L side, बराबर है? Yeah. ठीक है। तो ईयर बिगिनिंग पे यू थॉट कि यू हैड अ ओवरड्यू बैलेंस ऑफ 3,400, ठीक है। ईयर एंड पे तेरे को लगा, ओ माय एक्चुअली ओवरड्यू बैलेंस इज, यू नो व्हाट, इट इज एक्चुअली 4,000। ईयर के बिगिनिंग पे तेरे को लगा 3,400 है, ईयर के एंड पे तेरे को लग रहा है 4,000 है, मतलब तेरा इस साल और 600 ड्यू चला गया है, मतलब तेरा 600 और इरिकवरेबल होने वाला है, ऐसा तेरे को लग रहा है, बराबर। Okay. एंड तेरा ये 2,000 तो हाईली अनलाइकली था ही। इन Yeah. इवन मोर सिंपलर टर्म्स, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू दिस, तूने इस साल बेचा 3,54,000 का माल, तेरे को मिले उसमें से खाली 3,40,000 का माल, मतलब पैसे, मतलब तेरे अभी तक 14,000 उधार पे है। उस 14,000 में से 2,000 तेरे को नहीं मिलने वाले, ऐसा तेरे को लग रहा है, दैट इज डेट, वो तेरे को नहीं मिलने वाले। तो वो तूने तेरे लिख दिया P&L पे एज एन एक्सपेंस, 2,000। और तूने ये जो 3,54,000 बेचे थे, वो तूने इस साल बेचे थे, लेकिन इससे पिछले साल में भी तूने कुछ मतलब बेचा रहेगा। इससे पिछले साल जो भी तूने बेचा है उसमें का 600 रुपया ओवर ड्यू है, मतलब उस पिछले साल जो भी तूने बेचा था और उसमें जो उधार बचा था, उसमें से भी 600 रुपया तेरे को नहीं मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड ओवर ड्यू। ड्यू मतलब खाली विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ओवर ड्यू मतलब मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो ऐसा 2,600 बनता है, समझा?